हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं जो और एक एक टॉपिक को लेके आते हैं जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का संचालन किस वर्ष में हुआ था? 2005 में, 2000 में, 1993 में, 1995 में। याद रखिएगा कब हुआ था, 1995 में हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो है भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 1988 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है ना, अधिनियम 1988 के अंतर्गत। ये जो है भारत में 1,32,499 किलोमीटर में से 15,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लो युग। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे लो युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व व दक्षिण पूर्व यूरोप से शुरू होकर औजारों और हथियारों में लोहे ने अधिकतर डैश का स्थान ले लिया। मतलब इससे पहले कौन सा युग था? ठीक है ना, यानी ये लोहा जो है किसको रिप्लेस किया? लकड़ी को किया, पीतल को किया, कांस को किया और पत्थर को किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा, कास्ट को किया। ठीक है, पहले जो है कांस यूज होता था। कांस जो है ना, ये देखिए तांबे और टिन से बना एक धातु है, तो याद रखिएगा कांच से क्या है, तो तांबे और टीन से बना हुआ एक धातु है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है आपका लोहा जो है इसका जगह ले लिया। और ये काल लगभग 12,000 ईसा पूर्व मध्य पूर्व में शुरू हुआ था और धीरे धीरे जो है विश्व के अन्य हिस्सों में भी ये धीरे धीरे फैल गया। ठीक है, तो इससे बहुत औजार, लोहे का औजार और हथियार जो है बना हुआ बनता था, जो कि उपयोग में आता था। जैसे कि अगर हम लोग बोले कृषि में बात करें, युद्ध में बात करें, तो यहाँ बहुत सारे जो आपका लोहे की जो उपकरण होती थी ना, उससे बहुत सुधार देखने को मिला है कृषि में। ठीक है, तो लो युग में छोटी जनजाति बस्तियों से बड़े अधिक जटिल समाजों में परिवर्तन देखा गया। ये किस युग में हुआ है? लो युग में देखने को मिला है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रारंभिक लो युग से जुड़ी चित्रित धूसर अमृत भांड संस्कृति की विशेषता पूरे उत्तर भारत में पाए जाने वाले विशिष्ट मृत भांड मिट्टी के बर्तन और लोहे के उपकरण हैं। तो उत्तर काल में हमने शक्तिशाली महाजनपद और प्रतिस्पर्धी राज्यों को उदय देखा और जिन्होंने मौर्य और गुप्त जैसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले शामिल है? 2 जिले शामिल है, 6 जिले शामिल है, 1 है, 4 है। तो याद रखिएगा लद्दाख जो है ना, ये सीटेट के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब टॉपिक बनता है। यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि आपका क्लास 7 की बुक में है एनसीईआरटी का। और इसमें आपका जो भी है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से क्वेश्चन हमें सीटेट में भी देखने को मिलता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख में 2 जिले शामिल है। कौन कौन सा जिला शामिल है? तो आपका ले और कारगिल जो है ना, ये इसकी राजधानियाँ हैं। और लेह और कारगिल जो है ना, ये आपका लद्दाख का 2 ज़िला है, याद रखिएगा। देखिए भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, छोटा तिब्बत किसको कहते हैं? ये सीटेट में देखने को मिलता है। तो ये लद्दाख को हम लोग छोटा छोटा तिब्बत कहते हैं। ठीक है, देखिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो एक कुशोक बकुला रिनपोछे ने उठाई थी। याद रखिएगा, कुशोक बकुला रिनपोछे ने उठाई थी। हालांकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम और उच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? उच्चतम और उच्च न्यायालय हो जाएगा। आंसर 1 जो रहेगा डियर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे आपका रीज़न और असर्शन वाला क्वेश्चन है। और ये यहाँ से जो है हमें कम से कम मतलब कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन अच्छा देखने को मिलता है। तो जैसे कि भारतवर्ष शब्द स्पष्ट रूप से संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप तक फैला हुआ है और भारतवर्ष का अर्थ जो है भरतों का देश है। इसमें कौन सा आपका पहला तो है AR, दोनों सही है। और R जो है एक सही स्पष्टीकरण है और AR दोनों सही है। और लेकिन एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या?
तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है, और ए का जो सही आर जो है ना, ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि भारतवर्ष शब्द जो है स्पष्ट रूप से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का तक फैला हुआ है, और भारतवर्ष का अर्थ भारतों का देश है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे कि आपका ये जो अभिकथन था कि भारतवर्ष शब्द का उपयोग जो है ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का संदर्भित करने के लिए किया जाता रहा है, जो कि आधुनिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के क्षेत्र शामिल है, ठीक है। पहला जो अभिकथन स्टेटमेंट था, महाभारत, पुराण और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भारतवर्ष का उल्लेख जो है एक महत्वपूर्ण विस्तृत क्षेत्र के रूप में किया गया है, जिसे अक्सर बहुत शब्दों में वर्णित किया जाता है, जो पूरे उपमहाद्वीप को अपने में समाहित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कारण क्या है कि भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ भरतों का देश है। भारत एक प्रमुख जनजाति थी भरत, जिसके उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में मिलता है। कहा जाता है कि राजा भरत एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के बड़े हिस्से को एकीकृत किया था, और इस प्रकार देश का नाम जो है उनके सम्मान में रखा गया था। तो ये नाम पैतृक विरासत और ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक है, जो वैदिक काल की सभ्यता को बाद की भारतीय उपमहाद्वीप पहचान से जोड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका रीज़न जो है, ये आपका करेक्ट रीज़न है, ठीक है। यानी किस तरीके से पहला जो स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है आपका कि, एक मिनट इसका देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था। ये हाँ, ए आर दोनों सही है, और आर जो है ना, ये आपका ए का सही है स्पष्टीकरण, यानी भारतवर्ष का अर्थ भरतों का देश, जो कि भरत के राजा भरत के नाम पे रखा गया था, उसके सम्मान पे रखा गया था, ये बिल्कुल सही है, ये इसका सही स्पष्टीकरण है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है ना कि किस तरीके से ये आपका अभिकथन एक को स्पष्ट करता है, जैसे कि भारतवर्ष शब्द जिसका अर्थ भरतों का देश है, इस बात का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार देता है कि क्यों ये नाम पूरे उपमहाद्वीप को निरूपित करने लगा, ठीक है। और चूंकि राजा भरत की कथा और भरत जनजाति का ऐतिहासिक महत्व था, तो इसलिए भारतवर्ष नाम धीरे धीरे जो है भरत और संबंधित जनजातियों के वंशजों द्वारा बसाए गए पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगा। नामकरण और ऐतिहासिक विवरण के माध्यम से ये सामंजस्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित करने के लिए भारतवर्ष के व्यापक उपयोग की व्याख्या करके अभिकथन एक का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट था ना, वो रीज़न वो आपका स्टेटमेंट को जो है स्पष्ट कर रहा है कि भारत जो है भरतों का देश है, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है। देखिए ये क्लास 8 का जो हम लोग का मतलब कि ज्योग्राफी में उद्योग चैप्टर है ना, वहाँ पे ये मतलब कि कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगा, जैसे कि सबसे पुरानी रिफाइनरी संयंत्र जो है दामोदर ज्योति संयंत्र है, मोरी एल्यूमिनियम संयंत्र है, मैटूर संयंत्र और बेलगाम संयंत्र है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरी एल्यूमिनियम संयंत्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मोरी के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ है। तो मोरी एल्यूमिनियम संयंत्र जो है मोरी वर्क्स ऑफ इंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भारत की पहली एल्यूमिनियम रिफाइनरी है, जो कि 1948 में तत्कालीन भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल द्वारा शुरू की गई थी। 2005 में इंडाल्को ने इंडाल का अधिग्रहण करने के बाद संयंत्र अपना साथ विलय कर लिया, और ये संयंत्र झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 65 किलोमीटर दूर छोटी मुरी में स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, और मुरी वर्क्स भारत की पहली एल्यूमिनियम रिफाइनरी है, जिसे 1948 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। तो बाद में 2005 में हिंडाल्को ने इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल का अधिग्रहण कर लिया और संयंत्र का अपने साथ विलय कर लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है हमें उद्योग चैप्टर क्लास 8 का में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा तो ये भी आपके लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रखता है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
देखिए, संयंत्र की वर्तमान क्षमता जो है ना, ये आपका 450 किलोमीटर टन व्यक्ति प्रति वर्ष के टीपीए है, ठीक है। और संयंत्र और आवासीय कॉलोनी कुल मिलाकर जो है इतने एकड़ क्षेत्र को कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था डियर, वहाँ पे ये वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।